नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य काल के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि अध्ययन की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। मौर्य काल, मौर्यों की उत्पत्ति। ब्राह्मण साहित्य प्लस पुराण में उनको मौर्य को शूद्र कहा गया है। बौद्ध व जैन साहित्य में उन्हें क्षेत्रीय यानी कि जम्बूद्वीप का सम्राट, दीपवंश और महावंश में कहा गया है। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में वर्सल यानी निम्न कुल शूद्र जाति का उन्हें बताया गया है। कौटिल्य ने उन्हें कुलीन यानी उच्च कोटि का बताया है और स्पूनर ने उनको पारसिक बताया है। तो ये था मौर्यों की उत्पत्ति के बारे में। अब जो मौर्य वंश का संस्थापक था उसके विषय में अध्ययन करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। महावंश व दीपवंश के अनुसार चंद्रगुप्त को शाक्यों की मौर्य शाखा का क्षेत्रीय बताया गया है। संभवतः वे पीपली वन पूर्वी उत्तर प्रदेश के मौर्य थे तथा मयूर पालकों का पुत्र होने के कारण ये मौर्य कहलाया। चंद्रगुप्त मौर्य को राजकिलम खेल खेलता देख चाणक्य उसे तक्षशिला ले गया। वहीं उसे शिक्षा दीक्षा प्रदान की एवं इसी समय इसकी मुलाकात सिकंदर से होती है, जिसका उल्लेख जस्टिन ने किया है। जस्टिन एक ग्रीक इतिहासकार था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। इसका जन्म 345 ईसा पूर्व राजधानी पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम सम्राट जिसने भारत में सर्वप्रथम राजनीतिक एकता का सूत्रपात किया था। यूनानी साहित्य में इसे सेंड्रोकोटस यानी कि जस्टिन, एरियन, स्ट्रेबो, एंड्रोकोटस में इसको अपियन व प्लूटार्क, सेंड्रोकोप्स में फिलिकार्पस, चंद्रगुप्त विलियम जोन्स ने कहा है। राज्याभिषेक 322 ईसा पूर्व चाणक्य द्वारा। पाटलिपुत्र में 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर यानी सिकंदर का उत्तराधिकारी को हराया तथा संधि की। संधि की शर्तें। नंबर 1, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलना यानी कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त के साथ किया। ये जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। सेल्यूकस ने अपना दूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। नंबर 3 है, सेल्यूकस ने एरिया, हेरात, आराकोशिया, कंधार, जेंड्रोसिया, बलूचिस्तान व पेरोपनसिडाई, काबुल आदि प्रांत चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को दिए। इस संधि से मगध का साम्राज्य हिंदुकुश पर्वत तक फैल गया। नंदवंश के विनाश के लिए चंद्रगुप्त को कश्मीर के राजा प्रवर्तक का भी सहयोग मिला था। अब चंद्रगुप्त की विजय। सर्वप्रथम उत्तर पश्चिमी सीमा पर नियंत्रण स्थापित किया था। पश्चिमोत्तर सीमा। पश्चिमोत्तर भारत में यूनानी शासन का अंत। सर्वप्रथम पंजाब विजय किया था। नंदवंश का उन्मूलन व मगध पर अधिकार 322 ईसा पूर्व किया था। पश्चिमी भारत की विजय। सौराष्ट्र व काठियावाड़, सकछत्रप, रुद्रदामन के जूनागढ़ लेख यानी कि 150 ईस्वी में उल्लेख है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को अवंती मालवा का शासक कहा गया है। सेल्यूकस से युद्ध 305 ईसा पूर्व। दक्षिण भारत की विजय। चंद्रगुप्त प्रथम शासक था जिसने नर्मदा नदी के दक्षिण में भी अपना विजय अभियान चलाया। मैसूर, कर्नाटक। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को रोन डाला और उस पर अभियान कर लिया। जस्टिन, चंद्रगुप्त मौर्य की सेनाओं को डाकुओं का गिरोह कहा। जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में
भद्रभाऊ दिगंबर से शिष्यता ग्रहण की और वे जैन अनुयायी हो गया। चंद्रगुप्त के शासनकाल के अंत में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। इसके बाद चंद्रगुप्त भद्रभाऊ के साथ श्रवण बेलगोला मैसूर कर्नाटक में तपस्या करने चला गया। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई थी। श्रवण बेलगोला में ही चंद्रगिरी पहाड़ी पर स्थित चंद्रगुप्त वस्ती नामक मंदिर में 298 ईसा पूर्व के लगभग संलेखना पद्धति यानी संथारा द्वारा चंद्रगुप्त ने प्राण त्याग दिए। चंद्रगुप्त चंद्रगिरी पर्वत पर ही एक गुफा है जो भद्रभाऊ स्वामी की गुफा के नाम से भी जानी जाती है। मौर्य साम्राज्य भारत का प्रथम विशालतम साम्राज्य था। नेक्स्ट है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वेरी इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त इनके नाम थे। अर्थशास्त्र में 15 अध्याय तथा 180 प्रकरण हैं। इसके प्रथम अध्याय में राजस्व संबंधी विषय, दूसरे अध्याय में नागरिक शासन, तीसरे व चौथे में दीवानी में फौजदारी कानून, पांचवें में सभासद का वर्णन है, छठे में सप्तांग सिद्धांत व सातवें से लेकर 15वें अध्याय में राजा की विदेश नीति, युद्ध विजय व संधि का वर्णन है। अर्थशास्त्र मुख्यतः शासन की व्यावहारिक समस्याओं से संबंधित अर्थात राजनीति की पुस्तक है। भाषा संस्कृत व शैली महाभारत यानी गद्य व पद्य चंपू शैली है। लौह विजय के सिद्धांत का प्रतिपादन कौटिल्य ने ही किया था। लौह व रक्त की नीति बिस्मार्क की है। इस ग्रंथ में कई भी मौर्य शासकों के नामों का उल्लेख नहीं है। फिर नेक्स्ट है बिंदुसार। मकली 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। मकली पुत्र गोसाल द्वारा आजीवक संप्रदाय मकली पुत्र गोसाल द्वारा आजीवक संप्रदाय स्थापित, जिसका अनुयायी बिंदुसार था। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेडस कहा है, जिसका संस्कृत रूपांतरण अमित्रघात यानी शत्रुओं को नष्ट करने वाला होता है। वायु पुराण में भद्रशाह तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। महावंश टीका महानाम में उसकी पत्नी का नाम धमा तथा अशोक का वदन में सुभद्रांगी यानी अशोक की माता बताया गया है। बिंदुसार के प्रधानमंत्री चाणक्य, खल्लाटक वे राधागुप्त का यह प्रधानमंत्री रहा था। सीरिया के सम्राट एंटियोकस फर्स्ट ने डायमिकस तथा मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायोनीसियस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजे। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका मुखिया खल्लाटक था तथा बाद में राधागुप्त बने। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 जन विद्रोह हुए, जिन्हें रोकने के लिए प्रथम बार अशोक को जबकि दूसरी बार सुसीम को भेजा गया था। अशोक महान वेरी इंपॉर्टेंट है। 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व बिंदुसार का पुत्र था। सिंगली अनुसूर्ति दीपवंश व महावंश से पता चलता है कि अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके शासक बना, जबकि तारानाथ, कंग्यूर व त्युंगन ग्रंथ 6 भाइयों की हत्या करना बताते हैं। राज्यारोहण से 4 वर्ष के सत्ता संघर्ष के पश्चात 269 ईसा पूर्व में अशोक का औपचारिक राज्याभिषेक हुआ। अशोक ने 37 वर्षों तक शासन किया। पुराणों के अनुसार तथा उसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई। मास्की कर्नाटक, गुर्जरा मध्य प्रदेश, नेट्टूर कर्नाटक तथा उड्डेगोलम कर्नाटक। शिलालेखों में उसका वास्तविक नाम अशोक का उल्लेख है। उसे अभिलेखों में मास्की और गुर्जरा में देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है। अशोक के अलावा उसके पौत्र दशरथ व श्रीलंका के राजा तिस ने भी देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की। पुराण में अशोक का वर्धन नाम मिलता है। राजा बनने से पहले अशोक उज्जैनी का गवर्नर था। अशोक ने श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, देवपत्तन, ललित पाटन नेपाल नामक नगरों की स्थापना की। राजतरंगिणी। अशोक पहले शिव का उपासक था। राजतरंगिणी कलह बाद में
उपगुप्त तिष्य ने उसे बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अशोक के काल में 251 ईस्वी में 17वें वर्ष में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोगली कथा वस्तु अभिधम पिटक की रचना की। कलिंग का युद्ध 261 पूर्व। पाली भाषा में कलिंगम कपड़े को कहते हैं तथा यह क्षेत्र कपड़ा व हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। इसी कारण इस क्षेत्र का नाम कलिंग पड़ा। महानदी व गोदावरी नदियों के बीच का प्रदेश कलिंग था। अशोक ने राज्यावरण के 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध लड़ा था। कलिंग युद्ध के बाद राजधानी तोसली को बनाया। कलिंग का युद्ध व परिणाम का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में है। इस युद्ध में करीब 1 लाख लोग मारे गए। इस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति का सदैव के लिए त्याग किया और दिग्विजय यानी भेरी घोष के स्थान पर धम घोष यानी धर्म विजय को अपनाया। प्लिनी, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण व्यापारिक कारण से किया। हाथीगुम्फा अभिलेख के अनुसार अशोक के समकालीन कलिंग का राजा नंदराज था। असम मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं था। अशोक का साम्राज्य विस्तार उत्तर में हिमालय की तराई मगध तक था, पूर्व में बंगाल कलिंग तक था, दक्षिण में मैसूर कर्नाटक तक था और पश्चिम में सौराष्ट्र व सोपारा तक था यानी गुजरात में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की तथा लुम्बिनी को कर मुक्त घोषित कर दिया एवं कर उपज का 1/4 से 1/8 भाग लेने की घोषणा की गई। अशोक के बौद्ध धर्म में होने का सबसे बड़ा प्रमाण भाबरू का लघु शिलालेख बेराट विराटनगर बीजक डूंगरी जयपुर है। इसमें अशोक ने त्रिरत्न बुद्ध धम्म व संघ के प्रति आस्था व्यक्त की है। अशोक का दम वेरी इंपॉर्टेंट है। अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेख में धम्म कहा गया है। अशोक ने धम्म विजय की चर्चा अपने 13वें वर्ध शिलालेख में की है। वस्तुतः अशोक भारतीय इतिहास में प्रथम शासक था जिसने राजनीतिक जीवन में हिंसा के त्याग का सिद्धांत सामने रखा। अशोक की धम्म नीति विभिन्न ग्रंथों से लिए गए तत्व शामिल है। अशोक की धम्म नीति में विभिन्न पंथों से लिए गए तत्व शामिल है। सर्वधर्म समभाव। धम्म नीति पारिवारिक व सामाजिक जीवन के आदर्श, बड़ों का आदर, दास व नौकरों के प्रति करुणा भाव, सहिष्णुता आदि। ब्रह्मगिरी अभिलेख कर्नाटक के अनुसार गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना। अशोक की धम्म नीति जियो और जीने दो। पड़ोसी क्षेत्रों की यात्रा व वहां शिष्टमंडलों को भेजना उसकी धम्म नीति का आवश्यक हिस्सा था। अशोक द्वारा धम्म प्रचार हेतु निम्न कार्य करवाए गए। वे युक्त को जनता के बीच जाकर धर्म के प्रचार व उपदेश करने का आदेश दिया। अशोक ने धार्मिक संप्रदायों के बीच द्वेष भाव को समाप्त कर धर्म की एकता स्थापित करने के लिए धर्म मात्रों की नियुक्ति की। अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए अंतियोक यानी सीरियाई नरेश, तुर्मे यानी मिस्र नरेश, अंतिकिनी यानी मैसिडोनियन राजा, मग यानी एपीरस तथा अलिक सुंदर यानी सिरिन आदि के दरबार में अपने धर्म प्रचारक भेजे। इसके अलावा अशोक ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में धर्म प्रचारक भेजे। महावंश नामक बौद्ध ग्रंथ में ये सूची मिलती है। मजंजिंतिक में कश्मीर तथा गांधार, महारक्षित को यवन देश, मज्जिम को हिमालय देश, धर्म रक्षित को अप्रांतक देश, महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र, महादेव को महिष मंडल, रक्षित को वनवासी और सोन तथा उत्तरा को स्वर्ण भूमि यानी म्यांमार भेजा गया। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। इसके पश्चात वहां के राजा तिष्य ने भी देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की।
अशोक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति यानी कि 250 ईसा पूर्व का आयोजन किया, जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस थे। इस संगति में बौद्ध ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया। वे तीसरा पिटक अभिधम पिटक जोड़ा गया। तीनों पिटकों को त्रिपिटक के नाम से संबोधित किया गया। इस संगति के बाद बौद्ध धर्म के भारत से बाहर प्रचार प्रसार किया गया। महाराज तरंगिणी अशोक के ने श्रीनगर व देवपाटन यानी ललित पाटन नेपाल नगरों की स्थापना की थी। प्रशासन में उसके द्वारा सुधार, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अशोक ने प्रशासन को पित्तर सिद्धांत से जोड़ दिया तथा अपने धौली उड़ीसा अभिलेख में घोषित किया कि सारी प्रजा मेरी संतान है तथा उसके सुख दुख की चिंता तथा निवारण सरकार का दायित्व है। इसके लिए अनेक नए अधिकारी की नियुक्ति की गई, जैसे धम्म महामात्र जो धार्मिक व नैतिक नियमों का प्रचारक होता था तथा गरीब एवं बंदी परिवारों की आर्थिक सहायता प्रदान करने की सिफारिश करता था। अशोक ने अपने शासन के 27वें वर्ष में रज्जुक नामक अधिकारी की नियुक्ति करता है। यह एक स्वतंत्र न्यायिक अधिकारी होता था जो दंड समता तथा न्याय समता पर बल देता था। अशोक ने मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को 3 दिन की अतिरिक्त मोहलत प्रदान की पश्चाताप के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या 4 थी, किंतु अशोक के समय प्रांतों की संख्या 5 कर दी गई, जो निम्न है। प्रांत को चक्र कहा जाता था और इसकी राजधानी देखिए आप। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी, प्राचीन मध्य प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, अवंती पश्चिमी प्रांत की राजधानी उज्जैनी थी, कलिंग उड़ीसा की राजधानी तोसली थी। श्रीनगर अशोक द्वारा कश्मीर में निर्मित नगर था। ललित पाटन नगर में निर्मित नगर था। नवीन अधिकारियों को नियुक्ति अशोक द्वारा युक्त स्थानीय स्तर का अधिकारी था। राजूक जिले पर था, प्रदेश था या प्रादेशिक मंडल संभागार पर था। नगर व्यावहारिक प्रथम कलिंग अभिलेख नंबर 1 में उल्लेख है। प्रतिवेदक शिलालेख नंबर 6 में उल्लेख है। धर्म मात्र 5वें वर्ष शिलालेख में है, जो राज्याभिषेक से 13वें वर्ष में नियुक्त किया गया था। परवर्ती मौर्य सम्राट 232 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। पश्चिमी साम्राज्य और अशोक ने अपने साम्राज्य को 2 भागों में बांट दिया था। पश्चिमी साम्राज्य को कुणाल को दिया, जो सौराष्ट्र का शासक था, उसको अंधा कर दिया गया। पूर्वी साम्राज्य दशरथ को दिया गया और दशरथ का पुत्र संप्रति था, जो जैन था। अंतिम मौर्य शासक वरदर्थ पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण देखिए, इतिहासकार और किसने कौन सा कारण मारा। पहला है रोमिला थापर, प्रशासन को अति केंद्रित करना मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी था। डी कोशाम्बी आर्थिक कारण को मानते हैं। प्रोफेसर हेमचंद राय चौधरी अशोक की शांति नीति को मानते हैं। और चौथा है पंडित हरप्रसाद शास्त्री, जिन्होंने धार्मिक नीति यानी ब्राह्मण विरोधी नीति को मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण माना है। अब यह मौर्यकालीन प्रशासन है, जिसमें सबसे पहले राजा होता था और फिर राजा के अधीन एक मंत्री परिषद होती थी, जो कि उसको समय समय पर सलाह दिया करती थी। मौर्य कालीन प्रशासन केंद्रीय प्रशासन अर्थशास्त्र में मंत्री नामक राजा की कैबिनेट होती थी, जिसमें उसके 4 सदस्य होते थे: प्रधानमंत्री, सेनापति, युवराज, सन्निधाता। इन सभी को 48,000 पर्ण वार्षिक मिलता था। अर्थशास्त्र में उच्च अधिकारियों को तीर्थ कहा गया है। कुछ विद्वानों के अनुसार तीर्थ विभाग को कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख है, जिन्हें 24,000 पर्ण
यानी जिनको महामात्य भी कहा जाता था मिलते थे, जिसके अंदर नंबर 1 है पुरोहित या मंत्री, सामान्य प्रशासन एवं यज्ञ आदि देखता था। प्रधानमंत्री प्रमुख धर्माधिकारी होता था। समाहर्ता राजस्व का संग्रह करता। तीसरा सन्निधाता कोषाध्यक्ष होता था। चौथा सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री होता था। पांचवा है युवराज फौजदारी राजा का उत्तराधिकारी होता था। छठा वेरी इंपॉर्टेंट है प्रदेष्टा यानी फौजदारी न्यायालय कंटक शोधन का न्यायाधीश था। व्यावहारिक दीवानी न्यायालय यानी धर्मस्थनीय का न्यायाधीश होता था। नंबर 8 है अंतर्वेशिक यानी राजा के अंगरक्षकों का प्रमुख होता था। प्रशास्ता यानी राजाज्ञा को लिपित करने वाला, इसी के दिन एक्सपटलाधिकृत नामक अधिकारी होता था जो राजकीय आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। नायक यानी सेना का संचालन करने वाला होता था। दंडपाल सेना को रसद सामग्री जुटाने वाला अधिकारी होता था। अंत्यपाल सीमावर्ती दुर्गों का अधिकारी होता था। दुर्गपाल आंतरिक दुर्गों का अधिकारी होता था। नागरक जिसको पौर भी कहा जाता था नगर का प्रमुख अधिकारी था। दोवारिक राजलों का प्रबंध देखने वाला अधिकारी था। अंतर्वेशिक राजा के निजी अंगरक्षक का प्रधान था। कर्मांतिक यानी राजकीय उद्योगों को संभालने वाला अधिकारी था। और नंबर 18 है मंत्री परिषद अध्यक्ष यानी मंत्री परिषद का सचिव होता था। अब मौर्य प्रशासन में अध्यक्ष यानी अमात्य, इन 18 तीर्थों के अतिरिक्त अर्थशास्त्र में 27 अध्यक्षों की भी चर्चा की गई है, जिन्हें 1000 पौंड वेतन वार्षिक मिलता था। मंत्रिपरिषद के नीचे द्वितीय संस्तर में पदाधिकारी थे जिन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। यूनानी लेखक इनको मजिस्ट्रेट कहते थे। नंबर 1 है सूरा अध्यक्ष यानी आबकारी या शराब विभाग का अध्यक्ष था। दूसरा विविता अध्यक्ष यानी चरागाहों का अध्यक्ष होता था। आकारा अध्यक्ष यानी खानों का अध्यक्ष था। लक्षणा अध्यक्ष यानी टकसाल का प्रमुख अधिकारी, मुद्रा निर्माण, इसके अधीन रूप दर्शक नामक अधिकारी था जो मुद्रा की शुद्धता को परखने का कार्य करता था। ये सिक्के जारी करता था। सौवर्णिक यानी टकसाल का अधिकारी था। लवणाध्यक्ष यानी नमक का अधिकारी। गणिकाध्यक्ष यानी वेश्याओं या गणिकाओं से कर लेने वाला अधिकारी। सोनाध्यक्ष यानी बूचड़ खाने या कसाई खाने का अध्यक्ष। सीताध्यक्ष यानी कृषि विभाग का अध्यक्ष। पर्णाध्यक्ष यानी व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष। कोष्ठागाराध्यक्ष यानी भंडार घरे या कोष्ठागार का अध्यक्ष। पोतवाध्यक्ष यानी मापतोल का अध्यक्ष। मुद्राध्यक्ष यानी पासपोर्ट अधिकारी। कुप्याध्यक्ष यानी जंगल से लाई जाने वाली वस्तुओं का निरीक्षण करने वाला अध्यक्ष। आयुधागाराध्यक्ष यानी अस्त्र शस्त्र से संबंधित अध्यक्ष। लोहाध्यक्ष यानी अक्षशाला अध्यक्ष, धातु विभाग का अध्यक्ष। स्वर्णाध्यक्ष यानी स्वर्ण से संबंधित कार्यों का अध्यक्ष। अश्वाध्यक्ष यानी घोड़े के विभाग का अध्यक्ष। हस्ताध्यक्ष यानी हाथियों के विभाग का प्रधान। देवता अध्यक्ष यानी धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष। पतन्नाध्यक्ष यानी बंदरगाहों का अध्यक्ष। घ्यूता अध्यक्ष यानी जुए से संबंधित अधिकारी। सूत्राध्यक्ष यानी वस्त्र उत्पादन से संबंधित अधिकारी। शुल्काध्यक्ष यानी चुंगी वसूली या व्यापारिक कर वसूलने से संबंधित अध्यक्ष। गो अध्यक्ष यानी पशुधन विभाग से संबंधित अधिकारी। नौवाध्यक्ष यानी नौसेना का अध्यक्ष, नवा जहाज को बोलते थे। महामात्या पर सर्प यानी गुप्तचर और खुफिया विभाग का अधिकारी। और लास्ट था मापा अध्यक्ष, दूरी और काल नापने से संबंधित अधिकारी। फिर देखते अपन मौर्यकालीन प्रशासन में चक्र या प्रांतीय प्रशासन। मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 प्रांत थे, जबकि अशोक के समय विजय के कारण 5 प्रांत हो गए। प्रांतों को चक्र या आहार कहा जाता था। प्रांतों के मुखिया को प्रांतपति कुमार, आर्य तथा राज्यपाल यानी गवर्नर कहा जाता था। इनका प्रांतों का शासक राजा के निकट संबंधी या राजकुमार द्वारा चलाया जाता था। लेकिन अशोक के समय काठियावाड़ा यानी सौराष्ट्र का गवर्नर तुसास्प था जो यूनानी था। नंबर प्रथम था मौर्य साम्राज्य देश जिसका प्रमुख राजा होता था। दूसरा था प्रांत या राज्य जिसका प्रमुख राजकुमार, उपराजा, प्रांतपति, युवराज, राज्यपाल, गवर्नर होता था। तीसरा था मंडल यानी संभाग
प्रमुख अधिकारी प्रादेशिक प्रादेष्टा, ये वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह होता था। प्रादेशिक अशोक के अभिलेख में कहा गया है और प्रदेष्टा अर्थशास्त्र में कहा गया है। आहार विषय यानी जिला, राजुक यानी विषयपति तीसरे शिलालेख में उल्लेख है, वर्तमान कलेक्टर या जिलाधीश की तरह कार्य करता था। स्थानीय यानी उपखंड, स्थानिक, प्रत्येक स्थानीय में 8,000 गांव होते थे। द्रोणमुख जिसको तहसील कहा जाता था, दो द्रोणमुखों में बटा हुआ था तथा प्रत्येक द्रोणमुख में 400 गांव होते थे। खारवटिक पंचायत समिति स्तर 200 गांवों का समूह खारवटिक कहलाता था। संगरण यानी वर्तमान ग्राम पंचायत की तरह होता था और गांव और यहाँ का प्रमुख गोप होता था। 10 या 100 गांवों के समूह को संगरण कहा जाता था। ग्राम यानी ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी और ग्रामणी यानी एक ग्राम से मिलकर ग्राम बनता था। फॉर्मूला देखिए आप, मौर्य साम्राज्य के पीएम की आस 2 खास ग्राम में। इसमें पूरी उसकी मौर्य प्रशासन की, प्रांतीय प्रशासन की जो भी मतलब इकाइयाँ थी वो सभी इस फॉर्मूले में आ गई है। नोट, जिले व ग्राम के बीच 2 प्रमुख अधिकारी स्थानिक और गोप थे। स्थानिक ये ग्रामों में भू राजस्व इकट्ठा करता था। गोप गांव से वसूल राजस्व का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी गोप कहलाता था। अशोक के 12वें शिलालेख में 3 अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें नंबर 1 है धम्म महामात्र, दूसरा है स्त्री अध्यक्ष व तीसरा है भरत भूमिक महामात्र। अब मौर्यकालीन नगर प्रशासन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र नगर प्रशासन पर अधिक प्रकाश नहीं डालता है, जबकि मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का बहुत अच्छा वर्णन करता है। नगर का प्रशासक एवं जनगणना अधिकारी नागरिक या पौर कहलाता था। मेगास्थनीज के अनुसार 6 समितियों द्वारा पाटलिपुत्र का प्रशासन चलाया जाता था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, अतः कुल 30 सदस्य होते हैं। नंबर 1 है प्रथम समिति, उद्योग शिल्पों का निरीक्षण यानी उद्योग समिति। द्वितीय था विदेशियों की देखरेख यानी विदेशी पंजीयन समिति। तृतीय था जन्म मरण का लेखा जोखा यानी कि जन्म मरण जनसंख्या समिति। चतुर्थ है व्यापार वाणिज्य यानी व्यापार समिति। 5वीं है निर्मित वस्तुओं के बिक्री का निरीक्षण यानी शिल्प समिति। और 6ठी है बिक्री कर वसूल करना यानी 1/10वां भाग कर समिति होती थी। मेगास्थनीज नगर अधिकारी को एस्ट्रोनॉमी कहता है, जबकि एग्रोनॉमी नामक अधिकारी नगर में सड़क व भवन निर्माण का काम देखता था। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख है। पहला है धर्मस्थीय यानी दीवानी, जिसको व्यावहारिक न्यायाधीश बोलते थे। दूसरा है कंटक शोधन यानी फौजदारी, प्रदेशा न्यायाधीश होता था। नगर के न्यायाधीश को व्यावहारिक महामात्र तथा जनपद का न्यायाधीश राजुक कहलाता था। सैन्य प्रशासन। मेगास्थनीज के अनुसार सेना का प्रबंध 6 समितियों द्वारा देखा जाता था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। सेना के 5 अंग पैदल, रथ, अश्व, हाथी, रथ व नौसेना कहलाते थे। समिति कार्य। प्रथम समिति जल सेना से संबंधित यानी नौसेना थी। दूसरी समिति यानी रसद सामग्री और यातायात की व्यवस्था से संबंधित थी। तीसरी समिति पैदल सेना थी। चौथी समिति अश्वारोही सेना थी। 5वीं समिति गज सेना से संबंधित थी। 6ठी समिति रथ सेना थी। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेनाओं को डाकुओं का गिरोह कहा था। मेगास्थनीज ने मौर्य सैन्य प्रशासन के बारे में सबसे प्रामाणिक विवरण देता है, जो कि अर्थशास्त्र में नहीं मिलता है। अब गुप्तचर व्यवस्था। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। इस विभाग का प्रधान महामात्या सर्प होता था। गुप्तचर 2 प्रकार के होते थे, एक काप्टिक और दूसरा गुप्तचर 2 प्रकार के होते थे, एक संस्था, एक ही स्थान पर रहने वाले गुप्तचर होते थे। ये 4 प्रकार के होते थे, काप्टिक, उदास्तित, वेदहक 5 प्रकार के होते थे, काप्टिक, उदास्तित, वेदहक, तापस और गृहपथिक। संचरा यानी भ्रमणशील गुप्तचरों को संचरा कहा जाता था। ये 4 प्रकार के होते थे।
परिवारजिका, छत्री, तीक्ष्ण और शरद। अरियन ने गुप्तचरों को ओवरसियर तथा स्ट्रेबो ने इंस्पेक्टर कहा है। अब हम पढ़ेंगे मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, जो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कृषि प्लस पशुपालन प्लस वाणिज्य को वार्ता कहा गया है। कौटिल्य ने सर्वप्रथम वार्ता को शूद्र वर्ण की सामान्य वृत्ति माना है। मौर्य काल में पहली बार राजस्व प्रणाली की रूपरेखा तैयार की गई है। अर्थशास्त्र में भूस्वामी को क्षेत्र कहा गया है। काश्तकारों को उपवास कहा जाता था। अर्थशास्त्र में दो प्रकार की कृषि भूमि का उल्लेख हुआ है। पहला है राजकीय भूमि या सीता भूमि, जिसका अध्यक्ष सीता अध्यक्ष कहलाता था। दूसरी थी वे भूमि जहाँ से राज्य का राजस्व प्राप्त होता था। अर्थशास्त्र में भूमि के अन्य प्रकार देखिए आप, कृष्ट यानी जोती हुई भूमि, दूसरी थी अकृष्ट यानी बिना जोती हुई भूमि। पांचवा अदेव मात्रक, ऐसी भूमि जहाँ बिना वर्षा के भी खेती संभव हो, उसको अदेव मात्रक कहा जाता था। कौटिल्य भारत में अकाल पढ़ते थे, जबकि मेगस्थनीज भारत में अकाल नहीं पढ़ते थे। सिंचाई, राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध किया जाता था, जिसे सेतुबंध कहा जाता था। सिंचाई के बदले में दो कर लिए जाते थे, जिनको उद्दक भाग और सेतु कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 21 प्रकार के कर बताए गए हैं। मौर्यकालीन विभिन्न कर देखिए आप, भूमि कर उपज का 1/6 भाग होता था। बलि धार्मिक कर था, भाग कृषकों द्वारा उत्पादित सामग्री से प्राप्त कर था, जो उपज का 1/6 हिस्सा होता था। प्रणय आपातकालीन कर था। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में सर्वप्रथम इसका उल्लेख मिलता है। सीता राजकीय व वन्य भूमि से आय पर कर था। हिरण्य नगद कर था, मुद्रा के रूप में लिया जाता था। विष्टि यानी बेगार निःशुल्क श्रम लिया जाता था। प्रवेश्य यानी आयात कर, निष्क्राम्य यानी निर्यात कर। पंकोदक सन्निरोधे यानी सड़क पर कीचड़ फैलाने पर कर लिया जाता था। रज्जु यानी रज्जु ग्राहक अधिकारी होता था। भूमि पैमाइश का कर भूमि की माप के लिए कर होता था। पिंड कर यानी 1 ग्राम से संयुक्त रूप से संग्रहित था। भूमिदान ब्राह्मणों को राज्य में मिलने वाली कर मुक्त भूमि को अर्थशास्त्र में ब्रह्मदेय कहा गया है। मौर्यकालीन सिक्के व मुद्राएं देखिए आप, मुद्रा प्रणाली देखिए। मौर्य काल में 8 सिक्के सर्वाधिक प्रचलित थे, जो सोना चांदी तांबे से बनाए जाते थे। चांदी के सिक्के कारसा पर्ण व धरण कहलाते थे। तांबे के सिक्के मासक, कांकणी, अर्ध कांकणी कहलाते थे। सोने के सिक्के सुवर्ण, पाद व निष्क कहलाते थे। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंद यूनानी यानी ग्रीक इंडो ने चलाए, जबकि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश व सबसे अधिक गुप्त वंश ने चलाए। उद्योग, मौर्य काल का सबसे प्रधान उद्योग सूती वस्त्र या सूत काटना व बुनने का था। अर्थशास्त्र के अनुसार काशी, बंग, पुंड्र, कलिंग, मालवा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। काशी और पुंड्र में रेशमी कपड़े भी बनते थे। प्राचीन काल से बंग का मलमल विश्व विख्यात था। कौटिल्य ने चीनी पट का भी उल्लेख किया है, जिससे पता चलता है कि रेशम चीन से आता था। अन्य वस्त्रों में दुकुल यानी श्वेत व चिकना वस्त्र होता था। शोम एक प्रकार का रेशमी वस्त्र का भी उल्लेख मिलता है। बड़ेगिरी प्लस जलयान उद्योग। बंगाल में मलमल था। कर्टियस लोहे की तलवारों की प्रशंसा करता है। अप्रांत यानी कोंकण तट, यहाँ का सूती वस्त्र सर्वश्रेष्ठ था। व्यापार वाणिज्य, आंतरिक व्यापार, इसके प्रमुख केंद्र तक्षशिला, काशी, उज्जैन, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा तोसली आदि थे। इस समय आंतरिक व्यापार के लिए अनेक मार्ग विकसित थे, जिनमें प्रमुख थे। प्रथम मार्ग उत्तरापथ हेमवत कहा जाता था, जो उत्तर पश्चिमी गांधार के पुष्कलावती और तक्षशिला से होता हुआ बंगाल के ताम्रलिप्ति बंदरगाह पर तक फैला हुआ था। मेगस्थनीज के अनुसार ये राजमार्ग 1300 मील लंबा था, भारत में सबसे लंबा, यानी कि बंगाल, तक्षशिला, फिर बंगाल के ताम्रलिप्ति, गांधार तक फैला हुआ था। दूसरा मार्ग था पाटल से पाटलिपुत्र, पश्चिम में पाटल से, पूर्व में कौशाम्बी के समीप उत्तरापथ में मिलता था। तीसरा मार्ग श्रावस्ती से प्रतिष्ठान तक था, दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती तक जाता था। चौथा मार्ग भरगुकच से ताम्रलिप्ति यानी भरगुकच से उज्जैन होते हुए मथुरा तक जाता था।
मेगस्थनी ने इंडिका में सिंध से पाटलिपुत्र तक जाने वाले राजमार्ग का उल्लेख किया है। विदेशी व्यापार। रोम, सीरिया, फारस, मिस्र प्रमुख बंदरगाह थे। पश्चिमी तट पर तो था भरगुगच, बेरीगाजा, भड़ूच, गुजरात, अरब सागर। सोपारा महाराष्ट्र, अरब सागर में था। मुजिरिस, इस बंदरगाह से पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता था। यहाँ से व्यापारी फारस की खाड़ी में स्थित मस्कट बंदरगाह तक जाते थे। पूर्वी तट पर तामललिप्ति बंदरगाह था जो कि बंगाल की खाड़ी में था। चौथा बारबारिकम सिंधु नदी के मुहाने पर अरब सागर में स्थित बंदरगाह था। अब देखिए आप श्रेणी व्यवस्था। श्रेणी एक प्रकार का व्यवसाय करने वाले व्यापारियों या व्यवसायों के संगठन को कहते थे। श्रेणी का प्रधान श्रेष्ठी या सेट्टी या ज्येष्ठक को माना जाता था। श्रेणियां बैंकर के रूप में भी कार्य करती थी। श्रेणियों के अपने न्यायालय होते थे। श्रेणियों में न्यायालय के प्रधान को महाश्रेष्ठी कहा कहलाता था। व्यापारियों के श्रेणी के प्रधान को सहार्थवा कहा जाता था जो जल व्यापारी होता था। वस्तुओं को व्यापारियों की श्रेणी के प्रधान को सहार्थवा कहा जाता था। एक जल व्यापारी यानी वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था तो उनकी अध्यक्षता जब व्यापारी वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था तो उनकी अध्यक्षता सहार्थवा करते थे। चातक ग्रंथों में 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख है। मेगस्थनीज के अनुसार बिक्री करने देने वालों का मृत्युदंड दिया जाता था। मौर्यकालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था, लेकिन मेगस्थनीज 7 वर्णों का उल्लेख करता है। दार्शनिक, योद्धा, मंत्री, अमात्य, निरीक्षक, इंस्पेक्टर, शिल्पी, कारीगर, कृषक और 7वां था पशुपालन शिकारी। अर्थशास्त्र में शूद्रों को आर्य कहा गया है। अर्थशास्त्र में सभी 4 वर्णों के लोगों को सेना में भर्ती होने का उल्लेख है। अर्थशास्त्र में वर्ण संकर जातियों जिसमें अंबष्ट यानी ब्राह्मण पिता व वैश्य माता, निषाद तथा पराशरु यानी ब्राह्मण पिता व शूद्र माता, क्षत यानी शूद्र पिता व क्षत्रिय माता, आयोगव यानी शुद्ध पिता व वैश्य माता। मौर्य काल में कई प्रकार के पुत्रों का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। औरस यानी वेद पुत्र, दत्त यानी गोद लिया हुआ पुत्र, कृत यानी खरीदकर बनाया गया पुत्र। मेगस्थनीज के अनुसार दास नहीं थे, जबकि कौटिल्य के अनुसार दासों के 9 प्रकार बताए गए हैं, जैसे कृत यानी खरीदा हुआ दास, लब्ध यानी दान में मिला दास, अहितक अर्हतक यानी अस्थायी दास, अहितक या अर्हतक यानी अस्थायी दास, ऋण के बदले में दासत्व स्वीकार करने वाला दास। स्त्रियों की दशा ठीक थी। उन्हें विवाह विच्छेद की अनुमति थी, जिसे अर्थशास्त्र में मोक्ष कहा गया है। अर्थशास्त्र में सती प्रथा का उल्लेख नहीं है। अनिष्कासिनी यानी वे महिलाएं जो घर के अंदर रहती थी, कौटिल्य के अनुसार। मेगस्थनीज के अनुसार भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। मनोरंजन रंगोपजीवी यानी पुरुष कलाकार, रंगोपजीवनी यानी स्त्री कलाकार, परिवहन यानी समारोह। धर्म देवताकारों यानी देव मूर्तियों को बनाने वाले शिल्पी थे। मेगस्थनीज ने मथुरा में शोरसेनी नामक जाति यानी जोवरस नदी का उल्लेख किया है, जो क्रम से सूरसेन, मथुरा व यमुना का समीकरण है। मेगस्थनीज ने डायोनिसियस अर्थात शिव और हेराक्लीज अर्थात वासुदेव श्री कृष्ण की पूजा का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने प्राचीन भारत में के धर्मों को त्रयी कहा है। मौर्य काल में जाति व्यवस्था व वर्ण व्यवस्था समाज का आधार थी, किंतु वैदिक, बौद्ध व जैन धर्म भी प्रचलित थे। मंदिरों की संपत्ति की देखरेख के लिए देवता अध्यक्ष थे। नगर के 4 प्रमुख दरवाजों पर अलग अलग देवताओं की मूर्ति लगी थी। उत्तर में ब्रह्मा, दक्षिण में यमराज, पूर्व में इंद्र, पश्चिम में स्कंद कार्तिकेय। अशोक के कंधार अभिलेख में शिकारियों की चर्चा है। वेरी इंपॉर्टेंट है मौर्यकालीन कला। मौर्य युग में ही पहली बार कला के क्षेत्र में पाषाण पत्थर का प्रयोग शुरू हुआ। मौर्यकालीन कला 2 प्रकार की थी, एक दरबारी यानी राजकीय कला और एक लोक कला। अब पहला है दरबारी राजकीय कला।
राजप्रासाद। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद लकड़ी का था, जबकि अशोक का राजमहल विशाल पत्थरों द्वारा निर्मित था। फाहियान ने पाटलिपुत्र अशोक के महल देवताओं द्वारा निर्मित है लिखा था। नगर निर्माण। पाटलिपुत्र मौर्यों की राजधानी थी, जिसे यूनानी लेखकों स्ट्रेबो मेगास्थनीज ने पोलिब्राता के रूप में उल्लेख किया। मेगास्थनीज के अनुसार पोलिब्राता सोम व गंगा नदी के संगम पर स्थित है। इसकी लंबाई 80 स्टेडिया तथा चौड़ाई 18 स्टेडिया थी। इसके चारों ओर 700 फीट चौड़ी खाई है। नगर के चारों ओर लकड़ी की दीवार बनी हुई है, जिसमें तीर छोड़ने के लिए सुराग है। इस दीवार में 64 दरवाजे व 570 बुर्ज है। इस नगर में चंद्रगुप्त मौर्य का भव्य राजप्रासाद था। अब नेक्स्ट है स्तूप। इसका शाब्दिक अर्थ होता है ढेर या तोहा। स्तूपों में बुद्ध व उनके शिष्यों को धातु अवशेष रखे गए हैं। बुद्ध के निर्वाण के बाद उनकी अस्थियों पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था। इन स्तूपों का निर्माण अजातशत्रु ने करवाया था। मौर्य सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, जिसमें सांची रायसेन मध्य प्रदेश, सारनाथ यूपी और भरत मध्य प्रदेश के स्तूप अवशेष के रूप में आज भी है। 1818 ईस्वी में जनरल रॉयल्ट ने सांची के स्मारकों की खोज की थी। मौर्यकालीन स्तूप ईंटों के बने होते थे। अब नेक्स्ट है स्तंभ। सर जॉन मार्शल ने, पर्सी ब्राउन जैसे इतिहासकारों ने इन स्तंभों को ईरानी स्तंभों की नकल बताया है, किंतु ये ठीक नहीं है, क्योंकि इनमें कई अंतर है। नंबर 1 है, अशोक के स्तंभ एकात्मक है, अर्थात एक ही पत्थर को तराश कर बनाए गए थे, जबकि ईरानी स्तंभ कई टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया था। नंबर 2 है, अशोक के स्तंभों के शीर्ष पर पशुओं की आकृतियां हैं, जबकि ईरानी स्तंभों पर मानव आकृति है। अशोक के स्तंभ नीचे से ऊपर की ओर पतले होते जाते हैं, जबकि ईरानी स्तंभों की चौड़ाई ऊपर से नीचे एक जैसी है। अशोक स्तंभ स्वतंत्र रूप से स्थित है, जबकि पर्शियन स्तंभ भवन में लाए गए हैं। अशोक के स्तंभ सपाट थे, जबकि ईरानी स्तंभ नालीदार थे। अशोक के स्तंभ बिना चौकी के भूमि पर टिका है, जबकि ईरानी स्तंभ चौकी पर टिकाए गए हैं। अशोक के स्तंभों व लघु स्तंभों पर कई पशुओं की आकृतियां हैं, जैसे बसाड़ वैशाली बिहार में एवं लोरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में एक सिंह यानी सिंह शीर्ष है। सांची व सारनाथ के स्तंभ पर 4 शेर है। सांची मध्य प्रदेश रायसेन में और सारनाथ वाराणसी यूपी में है। रामपुरवा में चंपारण बिहार में नटवा बेर यानी वृषभ शीर्ष है। संकिसा फरुखाबाद यूपी में हाथी गज शीर्ष है। लोरिया अरेराज चंपारण बिहार में गरुड़ स्तंभ है। सारनाथ स्तंभ के ऊपर 4 शेर एक दूसरे की पीठ सटाकर बैठे हुए हैं। इनके मुख 4 दिशाओं में है। इन सिंहों के मस्तक पर एक महाधर्म चक्र स्थापित किया था, जिसमें 32 तीलियां थी। हमने तिरंगे के बीच में इस चक्र को अंकित किया है, जिसमें 24 तीलियां है। इन सिंगों के नीचे एक छोटा चक्कर बना हुआ है, जिनमें 4 प्रकार के पशुओं का अंकन है। बैल, घोड़ा, हाथी व सिंह। राष्ट्रीय चिन्ह बैल व घोड़ा दिखता है। गुहा विहार यानी गुफा अशोक द्वारा बराबर की पहाड़ियों में बनाई गई सुदामा, कर्ण, चौपड़, विशु, झोपड़ी गुफाएं, यह गुहाएं प्रसिद्ध है। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविक संप्रदाय के विहारों के गया जिले में बराबर व नागार्जुन की पहाड़ियों में कर्मे से लोमर ऋषि की गुफा बराबर की पहाड़ियां बिहार में है। गोपिका गुहा वैदिक ये वही नागार्जुन की पहाड़ियां हैं। लोक कला। मूर्ति निर्माण कला। मौर्य काल में यक्ष, यक्षिणी, बुद्ध व जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों का निर्माण करवाया गया है, जिनके अवशेष निम्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। यक्ष यानी दक्षिणी की मूर्तियां मथुरा के निकट परखम गांव से मिली है। यक्षी मूर्ति। मणिभद्र यानी पटना बिहार से मिली यक्ष मूर्ति है। पटना के पास दीदारगंज बिहार से मिली चामर गृहिणी यक्ष की मूर्ति है। नंबर 4 है बेसनगर विदिशा मध्य प्रदेश से प्राप्त यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है। नंबर 5 है राजघाट वाराणसी यूपी से प्राप्त त्रिमुख यक्ष की प्रतिमा है। मथुरा यूपी के बड़ौदा से मिली यक्ष की प्रतिमा महत्वपूर्ण है। इन यक्ष मूर्तियों में घट के समान उदर दिखाया गया है। 7वीं है मथुरा के निकट झींगा नगरा स्थान से प्राप्त यक्षी की प्रतिमा है।
जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ पटना के निकट लोहानीपुर से 2 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ मिली है। नोट: धौली उड़ीसा और कालसी उत्तराखंड स्थानों से चट्टानों को काटकर हस्ती यानी हाथी की मूर्ति बनाई गई है। कालसी मूर्ति के नीचे मौर्यकालीन गजतमे अंकित है। कनिष्क प्रथम के शासनकाल में स्थापित खड़े बोधिसत्व की मूर्ति का निर्माण मथुरा में ही किया गया है। मृण मूर्तियाँ का मतलब होता है मिट्टी की मूर्तियाँ, जो कि मौर्य काल में बननी प्रारंभ हो गई थी। इस प्रकार हमने मौर्य काल का विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। धन्यवाद।